नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KVS ज्ञान पर। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग पढ़ा था, विमीय संगति परीक्षण। उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी विमीय समीकरण की सत्यता की जांच किस तरह से की जाती है, यानी कि विमीय रूप से वह समीकरण सही है या गलत, इसकी जांच हम किस तरह से करेंगे। आज हम उसका दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और दूसरा अनुप्रयोग है हमारा भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ठीक, तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो भी भौतिक राशि हमको दी गई है, तो उस भौतिक राशि को मान लेते हैं। हमें कोई भौतिक राशि दी गई है P। P का मतलब क्या है यहाँ? फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब देखिए, मान लेते हैं कि ये जो P है, जो ये भौतिक राशि है, वो हमारी 3 राशियों पर निर्भर है। पहली मान ली हमने x, दूसरी मान ली हमने y और तीसरी मान ली हमने z। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये जो भौतिक राशि है वो इन 3 राशियों पर निर्भर है। तो हम किस तरह से लिखेंगे कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी P, ये प्रोपोर्शनल टू होगी x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z के। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिन पे ये निर्भर है, उनके ऊपर क्या लगाएंगे? घात लगाएंगे। तो घातों को हम मान लेते हैं A, B और C। ठीक, अब देखिए, P हमको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई होगी और ये हमारी अन्य फिजिकल क्वांटिटियों पर डिपेंड होगी। तो ये 3 भी हमारी क्या होंगी? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो P है ये हमारी 1, 2, 3 इन पे डिपेंड है। ठीक, अब जब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो इनके क्या होंगे? विमीय सूत्र होंगे। तो इन विमीय सूत्रों की क्या ले लेते हैं हम? घात रूप में उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने घात लगाई है x पे a, y पे b और z पे c। इस तरह से p बराबर कोई कांस्टेंट ले लेंगे k, x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास हमने एक निकाला है समझने के लिए कि हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे। फॉर्मूले में हमको क्या होगा? कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई होगी, वो अन्य फिजिकल क्वांटिटियों पे क्या होगी? डिपेंड होगी। तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से प्रोपोर्शनल के रूप में लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि एक सरल लोलक दिया गया है। ठीक, सरल लोलक का जो गोलक है उसका आवर्तकाल हमारा सरल लोलक की जो प्रभावी लंबाई है उस पर निर्भर है और g पर निर्भर है। ठीक, इसके अलावा गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर है। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमारा आवर्तकाल है वो प्रभावकारी लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा गुरुत्व वितरण 3 भौतिक राशियों पर निर्भर है। तो हमको क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमको क्या दिया गया है। तो हमको दिया गया है आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम किससे लिख सकते हैं? टाइम पीरियड T से। ये हमारा किस किस पे डिपेंड है? प्रोपोर्शनल लगा देते हैं। सबसे पहला तो डिपेंड है प्रभावकारी लंबाई, तो इसको मैं केवल क्या लिख देती हूँ? लंबाई पर। ठीक, एक हमारा किस पे निर्भर है? ये द्रव्यमान पर, ये लिख दिया हमने द्रव्यमान। और तीसरा ये हमारा किस पे निर्भर है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण पे। ठीक, तीनों पे निर्भर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लंबाई को क्या लिखते हैं? L से, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? M से, और गुरुत्वीय त्वरण को लिखते हैं हम G से। तो हमारे पास क्या आ गया? T प्रोपोर्शनल L, M और G। फिर हमने क्या कहा था? इनके ऊपर हम क्या लगाते हैं? घात लगाते हैं। घातों को हमने क्या माना था? A, B, C। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती स्थिरांक को खोलेंगे। तो बराबर का साइन क्या लिखेंगे? K। ये ऐसे कैसे आ जाएगा? L की पावर A, M की पावर B और G की पावर C। ठीक, ये आ गया। अब देखिए, हम क्या करते हैं? इसको विमीय रूप से इक्वल करेंगे, यानी कि T का विमीय सूत्र के हमारा क्या नियतांक है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। फिर L का विमीय सूत्र, फिर यहाँ लिखेंगे M का विमीय सूत्र और यहाँ लिखेंगे हम G का विमीय सूत्र। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं LHS में क्या है हमारे पास। तो LHS T है, T का विमीय सूत्र। T क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब समय, और समय का विमीय सूत्र क्या होता है? m0
L0T1। समझ में आ गया यहाँ तक? ये हमने निकाल लिया LHS का विमीय सूत्र। ठीक, अब लिखेंगे हम RHS के विमीय सूत्र। तो RHS में एक तो हमको दिया गया है L, तो L को बोलते हैं लंबाई, तो L का विमीय सूत्र क्या होगा? लंबाई का क्या होता है? L1, तो M0 L1 T0। ठीक, फिर हमको दिया गया है स्मॉल m क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमीय सूत्र। यहाँ ध्यान रखना है स्मॉल m को मैंने क्या लिया है? द्रव्यमान। ठीक, कई जगह कन्फ्यूजन होगा, कई जगह आपको एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m दिया होगा, इसलिए तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? M1 L0 T0। ठीक, नेक्स्ट दिया गया है हमको स्मॉल g। स्मॉल g क्या है? हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा हमारा? M0 L1 T-2। ठीक, इस तरह से ही हमने क्या लिख लिए? विमीय सूत्र लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? इन विमीय सूत्रों को उस इक्वेशन में रख देते हैं जो हमारी आई थी। तो हमारी इक्वेशन क्या थी? T = K L की पावर A M की पावर B और G की पावर C, इसमें रख रहे हैं हम। तो T का विमीय सूत्र M0 L0 T1। ठीक, अब देखिए K का विमीय सूत्र होता ही नहीं है, छोड़ दो। L का विमीय सूत्र M0 L1 T0, पावर कितनी आ जाएगी? A। नेक्स्ट M का लिखेंगे M1 L0 T0, पावर कितनी आ जाएगी? B। नेक्स्ट G का M0 L1 T-2, पावर कितनी आ जाएगी? C। ठीक, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। M0 L0 T1 तो एज इट इज आ गई। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो ऊपर घात है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी, तो ये इस पे पावर क्या हो जाएगी? 0 वाली को हम छोड़ देते हैं। ठीक, इजी रहेगा हमारे लिए करना। तो M पे पावर 0 है तो ये 0 होगी, तो मैं 0 वाली छोड़ रही हूँ। तो यहाँ बचेगी L की पावर A। सेकंड में M B मल्टीप्लाई होगा B, ये भी 0 ये भी 0, तो मैंने इनको छोड़ दिया। यहाँ पे देखो M की पावर 0 C से मल्टीप्लाई होगी तो 0, L की पावर 1 है C से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? L की पावर C और T की पावर -2C। ठीक, अब देखिए, अब हम इनको क्या करते हैं? एक साथ समेकित करके लिख लेते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये सबसे आगे लिखेंगे हम M की पावर कितनी है? B। L की पावर कितनी है? A तो यहाँ पर है, C यहाँ पर है, ऐड हो जाएंगी A + C। T की पावर -2C। ठीक, इसमें हमारे पास क्या है? M0 L0 और T1। तो क्या करेंगे? आधार समान है तो घातों की क्या कर देंगे? तुलना। तो घातों की तुलना करने पर, ठीक, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, तुलना करते हैं। देखो M की पावर 0 M की पावर B, तो यहाँ पे क्या हो गया? सबसे पहले तुलना करी हमने M की घात की। तो M की घात की अगर तुलना कर रहे हैं तो B = क्या आ गया? 0। अब कर रहे हैं हम L की घात। L की घात की अगर तुलना करते हैं तो हमारे पास आ गया A + C = 0, इक्वेशन 2। फिर करेंगे हम T की घात की तुलना। T की घात की अगर आप तुलना करते हो तो यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? -2C, तो -2C = 1। तो यहाँ से हमारे पास सीधा ही देखो C निकल के आ गया -1/2। ठीक, तो ये तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई? C की। C = 1/2, माइनस का जो आया है वो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इक्वेशन 2 से A - ½ = 0। तो यहाँ से हमारा A निकल के आ गया +½ ठीक, इस तरह से A, ये B की वैल्यू रही और ये C की वैल्यू रही। तीनों की तीनों वैल्यूज हम रख देते हैं जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन थी हमारी। इसमें क्या करते हैं हम? A B C की वैल्यू लिख लेते हैं। तो A की वैल्यू थी ½ B की वैल्यू 0 एंड C की वैल्यू -½ तो T = हो गया K L⁻½
m टू दी पावर 0 एंड g टू दी पावर -12। चलिए m टू दी पावर 1, तो t इक्वस टू k, इसको क्या लिख लेते हैं √L, m की पावर 0 का मतलब 1, और ये हो जाएगी 1/√g। तो t इक्वस टू आ गया हमारे पास k √L/g। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, एक फॉर्मूला निकल के आ गया, किसके लिए, लोलक के आवर्तकाल के लिए। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट का है, हम इससे केवल विमीय रूप से ही समीकरण को निकाल सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट है, तो इसमें यही कमी है कि इससे हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। प्रयोगों द्वारा माना गया कि k की वैल्यू कितनी आती है हमारी 2π। ठीक, तो इस तरह से हमें याद रखना है कि k की वैल्यू कितनी आती है 2π। फॉर्मूला बन गया अपने पास t बराबर 2π√L/g। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, संबंध व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो ये हमारा संबंध आ गया निकल के सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला। और फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि जो आवर्तकाल है वो केवल लंबाई पे डिपेंड है और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड है, यानी कि m पे डिपेंड नहीं है। यानी कि गोलक का द्रव्यमान कितना भी हो, आवर्तकाल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल इफेक्ट करेगी प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया है और ये हमारा सेकंड अनुप्रयोग भी कंप्लीट हो गया है कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ठीक, तीसरा अनुप्रयोग है हमारा एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक, अब देखिए कोई भी भौतिक राशि दी गई होगी तो उसके साथ क्या क्या दिया गया होगा। जैसे मान लो कोई भौतिक राशि है मेरे पास बल, तो मुझे बल को लिखना है, तो मैं बल को क्या लिखूंगी 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, तो 5 और न्यूटन। ठीक, ऐसे ही लिखेंगे हम। अब देखिए 5 क्या है, इसका आंकिक मान है, और न्यूटन क्या है, इसका मात्रक। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम लिखें तो F इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको n से लिख देते हैं, और ये क्या है उसकी यूनिट, इसको किससे लिख देते हैं u से। ठीक है, अब देखिए यदि मैं इसको किस में लिखूँ, डाइन में, किस में लिखूँ डाइन में, तब भी ये रहेगा तो बल ही, यहाँ पे क्या आ जाएगी कोई भी वैल्यू आ जाएगी जो चेंज हो जाएगी। तो यदि बल के लिए ही बात की जाए कि इसको दूसरी मात्रक पद्धति में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, तो मान लो ये तो पहली मात्रक पद्धति हो गई, तो दूसरी मात्रक पद्धति में क्या हो जाएगा N2U2। ठीक है, अब जैसे डाइन में लिखना है तो हमको पता होना चाहिए कि भाई 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तब हम इसको लिख सकते हैं। तो समझने के लिए हमारे पास ये है कि हमको ये क्या आया है। तो देखो N1U1 भी बल को रिप्रेजेंट कर रहा है और N2U2 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी Q, वो हमारी क्या होगी N1U1 इक्वस टू N2U2। ये इसका किसी एक मात्रक पद्धति में मान होगा और ये इसका किसी दूसरी मात्रक पद्धति में मान होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट के रूप में इसको लिखेंगे। ठीक, अब देखो कैसे लिखेंगे, N1 तो वैल्यू ऐसे कैसे आएगी, यूनिट का मतलब हो गया MLT के रूप में फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए जैसे बल की यूनिट क्या होती है M1L1T-2 होती है, डाइन की भी यही रहेगी। ठीक है, यूनिट कभी भी नहीं चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन में ये किलोग्राम में आएगा, ये हमारा किस में आएगा मीटर में, और ये सेकंड में, जबकि डाइन में ये ग्राम में होगा, ये सेंटीमीटर में होगा। इसका मतलब ये बदल जाते हैं हमारे, तो इनको 1 के लिए तो 1 लिख लेते हैं, पावर लगा लेते हैं ABC, तो बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास N2 M2A L2B एंड T2C। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया, तो हमारे पास हो गया N1 M1A L1B T1C इक्वस टू N2 M2A L2B और T2C। हमारे पास हो जाएगा N2 इक्वस टू N1 M1 L1 T1, पावर कितनी दी रखी थी ABC, अपॉन में आ जाएगा M2 L2 T2 ABC। फॉर्मूला आ गया N1, इनको लिख लेते हैं एक साथ
m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 दी पावर c। ठीक, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए भी हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मूले के अलावा मैं आपको सीधा भी बदलना बताऊंगी कि हम सीधे ही कैसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमको 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। ठीक, यानी कि न्यूटन किस में मात्रक है, एम के एस पद्धति में, और डाइन किस में, सी जी एस में। तो एम के एस पद्धति के मात्रक को किस में बदलना है, सी जी एस पद्धति के मात्रक में। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे बल का विमीय सूत्र। ठीक, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए, इसके बिना आप नहीं कर सकते इसको। m1 l1 t-2। ठीक, ये क्या हो गया हमारा बल का विमीय सूत्र। अब देखिए, पहले मैं बता रही हूँ फॉर्मूले से बदलना। तो फॉर्मूला हमने लिखा था n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b एंड t1 अपॉन t2 पावर c। ठीक, अब पहले तो देखो m1 की पावर है a, l पे है b और t पे है c। तो सबसे पहले तो a b c की वैल्यू देखते हैं हम। तो इस फॉर्मूले में a इक्वस टू तो क्या आ गया हमारे पास 1, b इक्वस टू भी क्या आ गया 1 और c इक्वस टू आ गया -2। पहली चीज़। दूसरी, क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि 1 न्यूटन को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, 1 न्यूटन को। इसका मतलब n1 की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में रखते हैं n2 इक्वस टू 1। अब देखो m1 हमारी कौन सी वैल्यू है, किलोग्राम में, क्योंकि n1 हम न्यूटन में लिख रहे हैं और न्यूटन हमारा किस में है, एम के एस पद्धति में मान है। ठीक, तो ये हमारा क्या आएगा किलोग्राम। m2 कौन सा है, सी जी एस में, तो ये आ जाएगा हमारा ग्राम पावर 1। इसी तरह से l1 किस में आ जाएगा, मीटर में, l2 किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, पावर कितनी आ जाएगी 1। t1 सेकंड में, t2 भी सेकंड में, पावर कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। तो हल करने के लिए देखिए सेकंड से तो सेकंड कैंसिल, तो ये तो हमारा फिनिश हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है, अगर आप गलती कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। हमको बदलना है सी जी एस में, यानी कि नीचे वाले में। तो हम हमेशा ऊपर वाले की वैल्यू पुट करेंगे, यानी किलोग्राम को लिखेंगे हम ग्राम में। ठीक है, तो आगे देखो n2 इक्वस टू 1। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ये हो गया 1000 ग्राम, नीचे ग्राम दिया हुआ है पहले से ही, पावर आ जाएगी 1। इसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। नीचे पहले से ही क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर, पावर कितनी दे रखी है 1। दोनों सेकंड है, कैंसिल हो गए, 1 आ गया, पावर कितनी आ गई -2। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से हमारी केवल आंकिक वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो यहाँ पे कितनी बच गए 1000। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, कितना बच गया 100। 1 पे पावर कितनी भी हो हमेशा वैल्यू कितनी आती है 1। सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 और 2 5, तो कितने हो गई 10 टू दी पावर 5। ये क्या आ गई हमारी n2 की वैल्यू। ठीक, अब ये n2 की वैल्यू आई है, चेंज किस में किया है हमने, सी जी एस में। तो हमें सीधा पता है कि u क्या होगा हमारा डाइन में, यानी कि 1 न्यूटन इक्वस टू क्या हो गया 10 टू दी पावर 5 डाइन। ठीक है, इस तरह से ये न्यूमेरिकल क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए न्यूटन इक्वस टू हम लिखते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा जो डाइन है वो क्या लिखा जाता है, केवल मैं वैल्यू नहीं लिख रही, केवल ये लिख रही हूँ ग्लो। डाइन इक्वस टू क्या लिखा जाता है, मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख रही हूँ न्यूमेरिकल, केवल मात्रक की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक, लेकिन न्यूटन और डाइन में रिलेशन निकालेंगे तो 1 न्यूटन इक्वस टू आएगा 10 टू दी पावर 5 डाइन। ठीक, इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।
अब ये तो हमने किया है फॉर्मूले से, अब मैं आपको सीधा बता रही हूँ कि सीधा कैसे करना है। देखिए हमको दिया हुआ है 1 न्यूटन को किस में चेंज करना है, यहाँ वैल्यू आएगी कुछ और डाइन में चेंज करना है। ठीक, अब पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन इसका किस पद्धति में मात्रक है। तो न्यूटन किस पद्धति में मात्रक है, एम के एस में। ठीक है, तो न्यूटन को लिखते हैं कि न्यूटन क्या होता है। तो न्यूटन को हमने लिखा था बल का मात्रक है, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये पता होना चाहिए हमको। तो हम 1 न्यूटन की बात कर रहे हैं तो 1 लिख लेते हैं और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। अब देखिए CGS में डाइन किस में है, इसका मात्रक ये CGS में, यानी कि C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। ठीक, तो हम इसको किस में बदलेंगे, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में। ठीक, किलोग्राम, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं हमारे, 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। वैल्यू लिख लेते हैं, kg की जगह तो लिख देंगे हम सीधा ही 1000 ग्राम, मीटर की जगह लिख देंगे हम 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, एज इट इज आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 3 तो ये रही 0 और 2 ये रही, कितनी हो गई 5, तो 3 4 5 और ये बन गया हमारा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, डाइन। तो ये सीधा ही आ गया 10 की घात 5 डाइन। तो इस तरह से आप कैसे भी कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो सीधा, या भी इससे पहले जो बताया फॉर्मूले को यूज में लेकर कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे विमेय समीकरणों के उपयोग कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको 2 एक्सरसाइज दे रही हूँ, वो आपको करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो किया है वो आपको समझ में आया या नहीं। ठीक, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। ठीक, जूल एम के एस मात्रक है, अर्ग CGS मात्रक है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी केवल गुरुत्वीय त्वरण G एवं समय पर निर्भर करती है, तो सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक, तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको करके देखने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके समझ में आया या नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।